आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हे एवरीबॉडी, मैं हूं संजू दत्तरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस केस को 3 स्टेजेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला होगा कि गोलकनाथ केस का बैकग्राउंड क्या था। दूसरा, हम ये समझे कि एग्जैक्टली गोलकनाथ केस के अंदर क्या हुआ था। उसके बाद हम समझेंगे कि गोलकनाथ केस के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको ये केस समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहना होगा, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इस केस का डिटेल टू डिटेल पॉइंट क्लियर होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोलकनाथ केस के बैकग्राउंड के बारे में। इस केस का बैकग्राउंड शुरू होता है 1951 से। 1951 में क्या हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली अमेंडमेंट की गई थी। तो आपको याद रखना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और पहली अमेंडमेंट की गई थी 1951 में। तो इस अमेंडमेंट ने क्या किया था? इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया था। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये 9th शेड्यूल ही था, जिसका मतलब है कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 9th शेड्यूल नहीं था, जिसको ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू। तो 9th शेड्यूल के ऐड करने के पीछे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी साजिश थी। क्या थी वो साजिश? गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो भी एक्ट 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, उस एक्ट पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। जी हाँ, वो सारे एक्ट्स जो 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ये था 9th शेड्यूल के अंदर। मतलब जितने भी एक्ट्स 9th शेड्यूल के अंदर होंगे वो जुडिशरी के रिव्यू के बाहर होंगे। इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद केस के अंदर। तो इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो ये केस का जो वर्डिक्ट था वो गवर्नमेंट के फेवर में था। देन 1964 में एक केस और आया, जो था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। इस केस के अंदर 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। क्या था ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इस अमेंडमेंट ने 9th शेड्यूल के अंदर और 44 एक्ट्स को ऐड कर दिया था। मतलब नए 44 एक्ट्स को 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया था 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की कितनी बड़ी साजिश थी कि अगर किसी भी एक्ट को जुडिशियल रिव्यू से बचाना है तो उसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दो, और वो जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाएगा, और ना ही फिर कोई इंडियन सिटीजन उसको चैलेंज कर पाएगा। लेकिन इस केस में भी, यानी कि सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में भी, सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के पॉइंट ऑफ व्यू को ही एक्सेप्ट किया और ये कहा कि पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये था हमारा गोलकनाथ केस के पीछे का बैकग्राउंड, जो हमने डिस्कस किया, जो 1951 से शुरू होता है, जिसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया था, और उसके बाद उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद केस के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया कि क्या शंकरी प्रसाद केस के अंदर जजमेंट दी गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है थ्रू आर्टिकल 368। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे 1964 में सज्जन सिंह केस के अंदर 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, जहां इस केस के अंदर वही पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया जो शंकरी प्रसाद केस के अंदर माना गया था। चलिए आप डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली गोलकनाथ केस के अंदर क्या हुआ था। तो गोलकनाथ केस के अंदर क्या हुआ था कि 2 भाई थे, हेनरी और विलियम गोलकनाथ। उनके पास पंजाब में 500 एकड़ की जमीन थी, ठीक है, और पंजाब में एक एक्ट लागू था, दैट इज पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1963। इस एक्ट को 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया था बाय द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमने अभी बैकग्राउंड में डिस्कस किया कि जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको 1964 के अंदर लाया गया था, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट ने इस एक्ट को 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया, जिसका मतलब था कि अब इस एक्ट पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ कि जो पेटिशनर है, यानी कि हेनरी और विलियम गोलकनाथ, जिन्होंने की रिट पिटीशन को फाइल किया था,
स्टेट गवर्नमेंट ने पेटिशनर को ये कहा कि आपको सिर्फ मैक्सिमम 30 एकड़ जमीन ही अलाउड है, यानी कि 500 एकड़ में से आपको सिर्फ 30 एकड़ जमीन ही अलाउड है, और बाकी की जो 470 एकड़ जमीन है उसको सरप्लस की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो अब क्या हुआ कि जो पेटिशनर्स थे, यानी कि जो गोलकनाथ ब्रदर्स थे या अदर उनके साथ जो पेटिशनर्स थे, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ये एक्ट लेकर आई है, यानी कि पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1963 का, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता है। कौन से फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है? आर्टिकल 14 और 19। तो आर्टिकल 19 में हमारे पास जो राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था उस टाइम पर, हालांकि उसको बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा हमारा लीगल राइट बना दिया गया, लेकिन उस वक्त पर हमारा आर्टिकल 19 में ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसको वोलेट करता है। इसके साथ साथ हमारे राइट टू प्रोफेशन को वोलेट करता है, और उसके साथ साथ हमारे आर्टिकल 14 के अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको भी वोलेट करता है गवर्नमेंट का ये एक्ट। तो पेटिशनर्स का ये कहना था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है, इसलिए 1963 के इस एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो पेटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि गवर्नमेंट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हमसे नहीं छीन सकती है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। और साथ ही साथ पेटिशनर्स का ये भी कहना था कि जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर अमेंडमेंट है, उसका प्रोसीजर दिया गया है कि क्या होगा, ना कि पार्लियामेंट को कोई पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की। इसके बाद जो रिस्पोंडेंट है यानी कि स्टेट ऑफ पंजाब है, उसने इस बात का जवाब ये कहते हुए दिया कि जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में करना जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी की नीड्स जैसे जैसे बदलती जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने होंगे, हमें लॉ चेंजेस करने होंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम अमेंडमेंट नहीं करते हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड हो जाएगा। और इसके साथ ही रिस्पोंडेंट का ये भी कहना था कि ऐसा तो नहीं है कि ये अमेंडमेंट पहली बार हुआ है, इससे पहले भी गवर्नमेंट ने कई बार अमेंडमेंट किए हैं, और जुडिशरी ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केसेस में जो 9th शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट किए थे उनको सही बताया है। और उसके साथ साथ रिस्पोंडेंट ने ये भी कहा कि वैसे जो ये एक्ट 1963 का पंजाब एक्ट, ये 9th शेड्यूल के अंदर है और इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, तो इसमें जुडिशरी तो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था। तो जजमेंट देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोलकनाथ केस के अंदर 11 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें 6:5 की मेजोरिटी से डिसीजन दिया गया था। यानी जो 6 जजेस थे उन्होंने मेजोरिटी में डिसीजन दिया था और 5 जजेस माइनॉरिटी में थे। तो मेजोरिटी का क्या कहना था और माइनॉरिटीज ने अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो जो 6 जजेस थे जो मेजोरिटी में थे, उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो दोनों पहले के केसेस थे, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केसेस, उसको मेजोरिटी ने ओवर रूल कर दिया। उसके साथ साथ माइनॉरिटी ने ये कहा कि जो सज्जन सिंह शंकरी प्रसाद केस के अंदर जो पहले कोर्ट ने कहा था, हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्हीं अर्लियर डिसीजंस को माइनॉरिटी ने एक्सेप्ट किया और पार्लियामेंट को एक तरह की कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपनी मर्जी से अमेंड कर सकते हो। तो ये माइनॉरिटी का कहना था। तो माइनॉरिटी ने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद केस के अंदर जो जजमेंट दिया था पहले, उसी को फेवर किया था। तो अब ये क्वेश्चन उठा था कि क्या जो ये जजमेंट है गोलकनाथ केस का, इसके जो क्या इंपैक्ट पड़ेगा सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केसेस पर। तो इस केस के अंदर जो डॉक्ट्रिन है वो लगाई गई थी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की डॉक्ट्रिन। तो आप ये कह सकते हो कि पहली बार गोलकनाथ केस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग को प्रोम्युलगेट किया गया था, यहाँ पर दिया गया था। तो देखो 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है वो हमारे फ्यूचर एक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है। मान लो आज गवर्नमेंट ने कोई लॉ ला दिया तो उसका जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, यानी कि आज अगर कोई लॉ लेकर आए हैं तो वो फ्यूचर एक्ट्स पर, यानी जिस दिन से वो लागू होगा उस दिन से आने वाले फ्यूचर एक्ट्स पर वो लॉ लागू होगा। दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव
प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई लॉ पास्ट की किसी डेट से लागू होता है तो इस केस का यानी कि गोलकनाथ केस के अंदर जो जजमेंट दी गई थी उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, यानी कि जो ये जजमेंट है ये किसी भी पास्ट के डिसीजंस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये था कि इस जजमेंट का शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केसेस के अंदर जो डिसीजन दिया गया था उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि अगर गोलकनाथ केस के आने से पहले किसी भी इंसान का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ था और वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया था और उसका केस का जो जजमेंट है वो आ चुका है, डिस्पोज ऑफ हो गया उसका केस, तो अब उस केस पर जो गोलकनाथ केस की जजमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो गोलकनाथ केस के डिसीजन के बाद जो जुडिशरी थी उसकी पावर एकदम से इंक्रीज हो गई थी। और हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी जुडिशरी की पावर इंक्रीज हो जाती है तो पार्लियामेंट का ईगो हर्ट हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए वो क्या करती है कि जब भी कोई जुडिशरी की पावर कहीं पर इंक्रीज हो जाती है तो एक जजमेंट लेकर आती है ताकि उस केस के इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके। और इस गोलकनाथ केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे गोलकनाथ जजमेंट के बाद, क्या क्या चेंजेस आए थे, चलिए अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो गोलकनाथ केस की जब जजमेंट आ गई थी तो उस टाइम पर क्या थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने क्या किया था, वो एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है 1971 के अंदर। किस वजह से, ताकि जो गोलकनाथ केस है उसके डिसीजन को ओवर रूल किया जा सके, ठीक है। और उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस अमेंडमेंट ने क्या चेंजेस किए थे, पहला चेंज तो ये किया था कि आर्टिकल 13 के अंदर अमेंडमेंट कर दी थी। आर्टिकल 13 किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उन पर पास्ट लॉज का या फिर जो हमारे फ्यूचर लॉज है उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस बारे में बात करता है। यानी इफेक्ट ऑफ लॉज की बात करता है, हमारे फंडामेंटल राइट पर क्या पड़ेगा। तो आर्टिकल 13 में उन्होंने आर्टिकल 13 क्लोज 4 को ऐड कर दिया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। दूसरा इन्होंने इस अमेंडमेंट से चेंज ये किया था कि आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करता है उसके अंदर भी कुछ चीजों को चेंज किया गया था। तो ये थे गोलकनाथ केस के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे। सो ये था हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जहां हमने पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद एग्जैक्टली गोलकनाथ केस के अंदर क्या हुआ था वो डिस्कस किया, और उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए थे, क्या क्या चेंजेस आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने डिस्कस किए। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको आज के बाद गोलकनाथ केस के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ नेक्स्ट सैटरडे को। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।